हेलो, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको डियर ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है हिंदी गोधूली का। यह 7वां चैप्टर है। क्या चैप्टर है? 7वां चैप्टर। 7वां चैप्टर क्या बाबू? परंपरा का मूल्यांकन। बस इसमें ज़्यादा बड़ा कहानी नहीं है, स्टोरी बस छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 पेज का है। बस इसको समझ लेना है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखा जाता है कभी 2 नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 3 नंबर, ऐसे करके देगा। ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं देता है। ज़्यादा करेगा तो एकाग सब्जेक्टिव देगा, एकाग ऑब्जेक्टिव देगा। ठीक है, यह छोटा चैप्टर है। ठीक, तो यह क्या है बाबू? परंपरा का मूल्यांकन। इसके लेखक कौन है? यह क्या है? निबंध है। लेखक कौन है? सारा इसको याद करना है। ठीक है, तो चलो इसको याद कराते हैं। परंपरा का मूल्यांकन क्या है बाबू? चैप्टर क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? पूछेगा लेखक कौन है तो क्या बताएंगे? बताओ। रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, क्या बाबू? जन्म कितना ईस्वी में हुआ था तो बताना। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। सभी को याद करना है। क्या करना है? याद करना है। याद कैसे करना है? पहले तो याद रखना है कि ऐसे, मतलब लेखक का नाम याद करने का। देखो ऐसे समझना, तुम लोग भी देखो, इतना याद करेगा ना तो नहीं याद होगा। ठीक है, तो याद करने का सबसे सिंपल उपाय है कि सभी कुछ को क्या करना चाहिए? बस छोटा सा चैप्टर से क्या है बाबू? इसको देखो, बस छोटा सा समझने के लिए बता रहा हूँ। परंपरा का देन है। क्या बाबू? हम क्या बोला? परंपरा का देन है कि राम भगवान जैसा अब व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। मतलब समझ जाओ आप क्या बोले। परंपरा का मूल्यांकन हो गया, यह कहानी हो गया बाबू, निबंध है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन। राम भगवान जैसा अब व्यक्ति नहीं मिलेगा तो हो जाएगा राम विलास शर्मा। राम का मतलब कुछ हो जाएगा, राम विलास शर्मा। नहीं मिलेगा तो नहीं का मतलब हो जाएगा निबंध। याद रखना, नहीं का मतलब कुछ हो जाएगा बाबू, निबंध। इसमें क्या याद रखना है बताओ? राम भगवान का मंदिर कहाँ याद है? बताओ जल्दी। राम भगवान का मंदिर कहाँ है? अयोध्या। अयोध्या कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, इसलिए इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। याद हो गया? बताओ हाँ या ना। याद हो गया? ठीक है, क्या हमने बताया बाबू? परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। परंपरा का देन है कि राम भगवान जैसा अब व्यक्ति नहीं मिलेगा तो परंपरा के लेखक जो हो जाएंगे रामविलास शर्मा। और नहीं है, कोई नहीं मिलेगा तो निबंध हो जाएगा। इनका राम भगवान का मंदिर कहाँ है? अयोध्या में पड़ता है। तो अयोध्या कहाँ पड़ता है बाबू? उत्तर प्रदेश में। तो इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में। पूछेगा कि जन्म कहाँ हुआ था तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उन्नाव। कहाँ हुआ था बाबू? उससे उन्नाव भी होता है, उससे उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्नाव में ही हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, याद रखना, उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका अगर गांव का पूछे तो उच्च गांव सानी। देखो बाबू, सारा इनका उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखना खाली ऊ देखो, ऊ से हो जाएगा उन्नाव, ऊ से होगा उत्तर प्रदेश, ऊ से होगा उच्च गांव। सारा एक ही सेंटेंस में है। उत्तरी प्रदेश में पड़ता है राम का मंदिर, तो वहीं हुआ था इनका जन्म। ठीक है, गांव का नाम पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि रामविलास शर्मा BA कब किए थे? तो रामविलास शर्मा जो थे BA 1932 ईस्वी को लखनऊ विश्वविद्यालय से ही किए थे, यानी कि अपने ही जिला स्कूल से शायद। ठीक है, कोई भी करता है यार अपने ही जिला स्कूल या राज्य स्कूल से करता है। ठीक है, ज़्यादा करके। ठीक है, तो लखनऊ से किए थे। पूछेगा रामविलास शर्मा MA कब किए थे? तो MA जो किए थे बाबू 1934 ईस्वी को अंग्रेजी साहित्य में किए थे। पूछेगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा? रामविलास शर्मा BA MA पूछेगा क्या बाबू? MA कैसे किए थे? तो अंग्रेजी साहित्य में किए थे। किस साहित्य में किए थे? हिंदी, जो मतलब ऐसे करो, हिंदी, संस्कृत, मैथ, ऐसे करके पूछेगा तो क्या मारेंगे बाबू? अंग्रेजी साहित्य में किए थे। कितने ईस्वी में किए थे? तो 1934 ईस्वी में किए थे। बस इसको याद कर लेना है। इसको याद कराने की बस यही एक उम्मीद है। ठीक है, फिर है इनका अगला है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा महामंत्री कितना से कितना ईस्वी में बने थे? तो याद रखना 1949 से 1953 ईस्वी तक इन्होंने महामंत्री के पद पर भी रहे थे और इन्होंने महामंत्री भी बने थे। पूछेगा क्वेश्चन, बस यही एक ऐसी व्यक्ति हैं हिंदी में जो महामंत्री बने थे। याद रखना, पूछेगा जहाँ महामंत्री कौन बने थे तो मार देना रामविलास शर्मा। ठीक है, यही एक ऐसी है हिंदी में। ठीक है, इनका जो पूछेगा मृत्यु, कुछ पूछेगा बाबू मृत्यु, तो मृत्यु 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। याद रखना, 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। काफ़ी आसान है ना? ठीक है, तो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि काफ़ी इन्हों से एक कभी कभी ऑब्जेक्टिव दे देता है। ऐसे तो ये लेखक परिचय, ज़्यादा करके एग्जाम में क्वेश्चन लेखक परिचय से ही आते हैं।
ज़्यादा करके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, लेखक परिचय, ठीक है। तो याद रखना लेखक परिचय जरूर याद करना। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है बाबू, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रेमचंद और उनका युग, ये भी पूछा गया है, सारा याद कर लेना है। कौन कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग। फिर है भारत में अंग्रेजी समाज और मकरसवाद, ठीक है, ये देखो काफ़ी बड़ा नाम है, ठीक है, नाम है। भारत में अंग्रेजी और अंग्रेजी राज्य और मकरसवाद। ब्राह्मचिन्ह इन्हीं ने लिखे हैं। बड़े भाई इन्हीं ने लिखे हैं। भाषा और समाज इन्हीं ने लिखे हैं, सभी इन्हीं ने लिखे हैं और इनको याद कर लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर निराला की साहित्य साधना, इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी यही है। कौन है बाबू, नीचे में हमने लिखा क्यों, क्योंकि इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करते हैं इसीलिए। याद रखना, पूछेगा कि अगर पूछेगा रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन है, तो बताना, क्या बताना हम लोग को, निराला की साहित्य साधना। जब ये कहानी लिखे थे, जब यह निबंध लिखे थे, तो कहा जाता है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। पूछेगा रामविलास शर्मा को किस कहानी या किस निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखना निराला की साहित्य साधना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बस यही हमारा लेखक परिचय। अब आते हैं इसकी स्टोरी में। ये मेरा है कहानी का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन का, ठीक है, जिसमें से हमने कुछ ही पॉइंट है, अगर अपने से पढ़ेगा ना तो समझ में नहीं आएगा, तो जिसमें से हम कुछ छाट करके निकाले हैं, ठीक है, छाट करके निकाले हैं इस तरह से, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जितने भी पॉइंट है, सारा को हमने नोट डाउन कर लिया है। अब बस इतना ही एग्जाम में आएगा, यहाँ से हम जानते हैं सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लेखक करा दी है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। क्या है बाबू, पहला होता है, अगर तुम परंपरा का मूल्यांकन, अगर तुम मनुष्य में जन्म लिया है तो तुमको परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, परंपरा का देन होना चाहिए, प्रकृति की ना। आजकल देखो परंपरा मतलब पहले से देखेगा तो अगर तुलना करेगा ना, तो पहले के लोग में अब के लोगों में बहुत अंतर है कि नहीं। पहले के लोग में बहुत अंतर था कि लोग, पहले नंबर तो ऐसे समझ आओ, पहले के लोग जातिवाद नहीं करते थे पहले नंबर। अब तो बाबू हम ये जाति हैं वो जाति हैं पूरा करता है लोग, ठीक है, लेकिन जातिवाद नहीं करना चाहिए। परंपरा का मूल्यांकन आने की परंपरा आवश्यक ज्ञान होना चाहिए कि किसी को ऊंच नीच की नज़र से नहीं देखना चाहिए, यह सब ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। क्या गरीब है तो वह जिंदगी नहीं जिएगा, ठीक है, तो ऐसा ज्ञान होना चाहिए। तुमको अच्छी कर्म करो, अच्छा ज्ञान पाओ, ठीक है। तो परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, पहले के जैसा अब के लोगों में ज्ञान नहीं है, पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे। अगर ऐसा परंपरा का ज्ञान नहीं होता, अगर ज्ञान नहीं रहता लोगों के पास, तो क्या अकबर अपने सिक्के पर राम सीता क्या कीर्तिक बनवाता। हमने कहानी बताया है कि राम सीता की आकृति किसने बनवाया था सिक्के पर, तो अकबर ने क्या बनाया था बाबू, राम सीता की आकृति बनवाया था। सोच लो, क्या जातिवाद था, नहीं, ठीक है। भले ही अकबर मुस्लिम शासक का था, मतलब मुस्लिम शासक था, लेकिन फिर भी राम भगवान और सीता दोनों का आकृति बनवाया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा बाबू, अगर साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन के संबंध में, अगर तुम मनुष्य में जन्म लिया है तो किसी न किसी चीज़ से तुम्हारा जरूर संबंध होगा ना। अगर हम लोग जन्म लिए हैं तो हम लोग भी पृथ्वी पर हैं, किसी न किसी चीज़ से जरूर संबंध है। देखो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समय के अनुसार सब काम करते हैं, संबंध होता है ना किसी से ना। यह सभी जो भी है मनुष्य साहित्य में, उसको संपूर्ण जीवन में संबंध है। हमको इस देश से संबंध है कि हम भारत देश में हूँ, बिहार राज्य में हूँ, ठीक है, तो तुम लोग भी संबंध होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो 19वीं और 20वीं सदी के कवि में, 19वीं सदी के कवि और 20वीं सदी के कवि में बहुत अंतर है बाबू, है कि नहीं अंतर। क्या पहले 19वीं और 20वीं सदी के कवियों में क्या अंतर है, बहुत अंतर है बाबू। पहले के 19वीं सदी के कवि देखेगा तो काफ़ी अच्छे अच्छे लेखक और गाने फिल्म लिखते थे, लेकिन आजकल के जो कवि हैं ना, समझ जाओ 2020 के ना, 20वीं सदी के कवि और पहले के कवि में काफ़ी अंतर है, ठीक, काफ़ी अंतर है बाबू। पहले के लोग कितने अच्छे अच्छे फिल्म बनाते थे, गाना लिखते थे एक दूसरे के लिए। जब फिल्म में देखता होगा ना तो उसको क्या बोला जाता है, लेकर के भागता है ना गुंडा लोग, कुछ उसको बोला जाता है, ठीक है, हम नहीं याद है,
क्या जी? विलन। हाँ विलन, विलन लेकर के भागता तो हीरो उसको पकड़ करके खोजता था और मारता था उसको दम पर, ठीक है, इस तरह से होता था। और आजकल तो फिल्म में खाली बस लव स्टोरी ना, लव स्टोरी खाली ज़्यादा देखने को मिलता है, बस आजकल वही सब फिल्म ज़्यादा चल रहा है। फिल्म देखो पब्लिक के मांग पर बनती है, अगर कैसा फिल्म बना रहा है लोग, वह पब्लिक की डिमांड होती है, ठीक है, पब्लिक को कैसा फिल्म प्यार दे रहा है, फिल्म को देखता है वो लोग कि कैसा फिल्म पब्लिक देख रहा है ज़्यादा करके, तो उसी पर उन लोग फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाने वाले की गलती नहीं है, ठीक है। तो कवि, फिर दूसरा बात है बाबू 19वीं और 20वीं सदी के कवि में काफ़ी अंतर है, ठीक है, याद रखना। फिर तीसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नकल करके साहित्य लिखना अधम निम्न कोटि का है। अधम निम्न कोटि का मतलब होता है अगर किसी के नकल करके हम लिख रहे हैं तो यह गलत बात है, अधम कोटि का, यानी कि गलत काम कर रहे हैं। जैसे मान लो तुम एग्जाम में बैठा है, किसी से चोरी करके लिख रहा है तो क्या वह अच्छा काम कर रहा है? नहीं। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं रहेगा, तुम कितनों भी कुछ कर लोगे तो क्या तुम आगे चल के कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब देखो ज्ञान होना चाहिए कि किसी से नकल करके ना लिखे, ठीक है, नकल करके अपने अधम कोटि का, यानी कि साहित्य, यानी कि नकल करके साहित्य लिखना अधम कोटि का निम्न है, ठीक है, यह किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपना पढ़ो अपना लिखो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियामक नहीं है। ये काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट पंक्ति है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। हम क्या पढ़ते हैं? यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य के नियामक नहीं होगा ना। क्या बोला बाबू? अगर मनुष्य परिस्थितियाँ के नियामक नहीं है तो उसका परिस्थितियाँ भी नियामक नहीं होगा। तो बताओ, तुम मान लीजिए अभी हमारा समय है, अभी हम लोग का उम्र कितना वर्ष का होगा ना? आप लोग का उम्र कितना है? 15 से 16 वर्ष, 70 वर्ष, चलो 20 वर्ष। तो क्या 20 वर्ष की उम्र में तुम्हारे कमाने की उम्र है? काम करने की ज़्यादा उम्र है? नहीं। क्या चीज़ की उम्र है? पढ़ाई करने की। तो बताओ हम लोग को क्या करना चाहिए? पढ़ाई करना चाहिए ना, तो पढ़ाई करो। क्या करना चाहिए? पढ़ाई करना चाहिए ना। तो क्या करना चाहिए बाबू? पढ़ाई करना चाहिए। अगर समय चला गया ना तो फिर यह समय लौट करके नहीं आएगा, तो परिस्थितियां के अनुसार करना चाहिए। देखो क्या लिखे गए हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है, पूछेगा यदि मनुष्य परिस्थितियां का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक नहीं है। यह किस कहानी में, किस निबंध में कहा गया है? तो याद रखना, परंपरा के मूल्यांकन में, ठीक है। तो यह पंक्ति पूछा गया एग्जाम में है, ठीक है। तो बताओ हमने क्या बताया बाबू? अगर परिस्थिति तुम नहीं है तो तुम्हारा परिस्थिति उसका ठीक होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। हमने क्या पढ़ा? साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों का भूमिका निर्णायक है। कहता है ना, अगर साहित्य में अगर कुछ करना है, अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो तुमको कुछ खोना पड़ेगा। मनुष्य की भूमिका काफ़ी ज़्यादा होती है, प्रतिभाशील होती है, शाली होती है। तो अगर मान लिया तुम अभी पढ़ रहे हो, अगर जिंदगी बनाना है तो क्या करो? पढ़ाई ना। प्रतिभाशाली भूमिका निर्माण अच्छा होता है। तुम लोग से अच्छा भी कौन है? कोई नहीं है, ठीक है। तुम लोग जो चाहोगे ना वह होगा। अभी चाह जाओगे कि हमको 2024 में टॉपर आना है तो टॉपर आओगे। समझ में आया? टॉपर आओगे। तो तुम लोग अभी बहुत अच्छे हो और तुम लोग काफ़ी अच्छे हो, तो वही लिखा गया है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है, काफ़ी अच्छी होती है। अगर तुम लोग जो चाहोगे ना वह कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी निर्णायक होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा क्या है बाबू? तो हिटलर ने कहाँ आक्रमण किया था? हिटलर ने कहाँ आक्रमण किया था? तो याद रखना, सोवियत संघ पर। कहाँ आक्रमण किया था बाबू? सोवियत संघ पर। पूछेगा सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया था? तो हिटलर ने। पूछेगा हिटलर ने कहाँ आक्रमण किया था? तो बताना सोवियत संघ पर। पूछेगा सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था? तो हिटलर ने। जिधर से ऑप्शन मिलेगा उधर से बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, क्या है? सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पूर्ण जन्म हुआ था। जब हिटलर ने जीता था तो यहाँ पे क्या क्या था बाबू? सोवियत संघ में क्या क्या था? बहुजातीय, मतलब बहुत सारे जाति थे, उसको राष्ट्रीयता था, उसको अलग अलग पूर्ण जन्म दे देता है। कौन? हिटलर। देखो ऐसा नहीं लिखा गया कि हिटलर नहीं दिया था, लेकिन पूर्ण जन्म हुआ था सोवियत संघ के बाद, ठीक है। पूछेगा किसके बाद हुआ था? तो बताना सोवियत संघ के बाद। सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पूर्ण जन्म हो गया था।
ठीक है, पूर्ण जन्म हो गया था। यह भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, पूछेगा बहुजातीय राष्ट्रीयता का पूर्ण जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना सोवियत संघ में। फिर से क्या पूछेगा क्वेश्चन, बहुजातीय राष्ट्रीयता का पूर्ण जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो मारना है क्या बाबू, सोवियत संघ में। पूछेगा सोवियत संघ में किसका पूर्ण जन्म हुआ था, तो बताना है बहुजातीय राष्ट्रीयता की। ठीक है, जिधर से पूछेगा उधर से देंगे। फिर है 1917 ईस्वी में, क्या है बाबू, 1917 ईस्वी में रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या हुआ बाबू, बड़ा परिवर्तन हुआ। 1917 ईस्वी में रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बड़ा परिवर्तन हुआ था। ठीक है, पूछेगा रूसी और गैर रूसी के जातियों के संबंध में कब बड़ा परिवर्तन हुआ था, तो बताना है आंसर। क्या बताएंगे, बताओ, 1917 ईस्वी। कितना बताएंगे बाबू, 1917 ईस्वी। ठीक है, तुम लोग को भी बताना है 1917 ईस्वी। ठीक है, हो सकता है पूछे 1917 ईस्वी में जातियों के आपसी संबंध में बड़ा परिवर्तन किसके बीच हुआ था, तो रूस और गैर रूसी के बीच। ठीक है, याद रखना, रूसी और गैर रूसी के बीच। यही हमारा मेन टॉपिक था इस चैप्टर का। बताना, अगर अपने से पढ़ोगे ना तो एक भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जिसमें से हम जितने भी महत्वपूर्ण होता है उसको खोल कर निकाल लिया, यानी कि खोज कर निकाल लिया। ठीक है, मक्खन को हमने निकाल लिया और पॉइंट को यहाँ पर ही रख दिया और नोट डाउन कर लिया। आप लोग ज़रूर बताना यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के पास भी शेयर करो। ठीक है, जितना भी होगा ना सारा एक वीडियो मिलेगा हिंदी का। ऐसा पढ़ाते हैं ना कि अगर दम है ना, अगर हम पढ़ा दे, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दम अगर हम पढ़ा दे तो दम है तुझमें, तो तुम बुला कर दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन बाबू इसको भी तुम नहीं भूलोगे। यहाँ से क्या कुछ नहीं है, पूछेगा नकल करना, साहित्य लिखना किसका, धम्म निम्न कोटि का होता है। ठीक है, पूछेगा हिटलर ने कहाँ आक्रमण किया था बाबू, तो सोवियत संघ पर किया था। सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था, हिटलर ने किया था। पूछेगा क्या पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा यार। यहाँ से और दो चार क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट बन रहा है। पूछेगा हाँ, रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बड़ा परिवर्तन कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में। और पूछेगा सोवियत संघ बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ था। ठीक है, तो यही सब हुआ था बाबू। और यहीं पे आज मेरा यह कहानी समाप्त होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।